नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बीएससी भौतिक विज्ञान पेपर फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का व्यतिकरण। तो प्रकाश के व्यतिकरण से संबंधित जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा। दूसरी बात, हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि बीएससी थर्ड ईयर के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हमने भौतिक विज्ञान के अपलोड किए थे, उन वीडियो को बच्चे पसंद कर रहे हैं और पॉजिटिव कमेंट लिख रहे हैं, तो उनके लिए भी धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दो तरंगें जिनकी तीव्रताएं 9:1 के अनुपात में हैं, व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। इनकी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा? तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात की बात कर रहे हैं, तो वो जो होगा वो कितना होगा? वो होगा 4:1। कितना होगा? 4:1। तो ऑप्शन नंबर गा इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 3:1 अनुपात में आयाम के दो प्रकाश पुंज व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं। परिणामी पुंज की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो कितना होगा? वो होगा आपका 4:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, वो थर्ड की सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई 0.4 mm है। यदि संपूर्ण निकाय को जल में रख दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप पूरे चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लें, तभी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आएँ, क्योंकि डायरेक्ट बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आने पर आपको फॉर्मूले वगैरह याद ना हो जाने के कारण आप क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो आप सबसे पहले पूरी थ्योरी सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लें। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो होगा 0.3 mm। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। यंग के प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी आधा करने पर तथा स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी करने पर फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? तो 4 गुनी हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है 0.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी दो स्लिटों को तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश द्वारा प्रदीप्त किया गया है। स्लिटों से 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें दिखाई देती हैं। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? तो फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो 0.01 सेंटीमीटर होगी। इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये पता हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो यंग का द्विक स्लिट प्रयोग प्रदर्शित करता है। तो यंग का द्विक स्लिट प्रयोग जो प्रदर्शित करता है वो आपका सबसे फेवरेट टॉपिक व्यतिकरण को प्रदर्शित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। फ्रिंज की चौड़ाई बीटा का सूत्र होता है। तो ये होता है बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल D/2D होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो व्यतिकरण संभव है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि व्यतिकरण कब संभव होता है। तो व्यतिकरण अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के लिए संभव है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। वायु का अपवर्तनांक 1.0003 है। वायु की परत की वह मोटाई जिसमें तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम की एक अतिरिक्त तरंग निर्वात की तुलना में समाहित होगी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का है ऑप्शन नंबर गा 2 mm। फिर उसके बाद रेले के अपवर्तन मापी का उपयोग करते हैं। तो अपवर्तन मापी का जो प्रयोग किया जाता है रेले के, वो किस में किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्वेश्चन गैस का अपवर्तनांक ज्ञात करने में। तो काफ़ी ये कई बार कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये पूछ लिया जाता है कि रेले के अपवर्तन मापी का उपयोग करते कहाँ पर हैं। तो गैस का अपवर्तनांक यदि आपको ज्ञात करना है तो वहाँ पर आप रेले का प्रयोग करेंगे, रेले के अपवर्तन मापी का प्रयोग करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। तो एक द्विप्रिज्म के प्रिज्म कोण का लगभग मान होता है, तो वो कितना मान होता है? 179 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी गैस के अपवर्तनांक म्यू की उसके दाब पी पर निर्भरता होती है, तो वो होती है μ-1 प्रोपोर्शनल होता है पी के। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। श्वेत प्रकाश में साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई देने का कारण। तो श्वेत प्रकाश में साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई देने का जो कारण है वो और कुछ नहीं है, वो क्या है? व्यतिकरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में साफ साफ लिखा हुआ है, पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, हाँ जी, तो इसको सही कर दिया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 की में लिखा है, श्वेत प्रकाश के कारण पतली फिल्म में रंग दिखाई देने के लिए यह आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है? कि फिल्म की मोटाई तरंगदैर्घ्य की कोटि की होनी चाहिए। तो खा इसका आंसर है। फिर 15 की बात करें, फनाकार फिल्म में प्रकाशीय मार्ग अंतर होता है। तो फनाकार फिल्म में प्रकाशीय मार्ग अंतर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 2μt cos ब्रैकेट में r+θ का इसका उत्तर होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 16 में है, तरंगदैर्घ्य 5400 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश के लिए परावर्तित भाग में काली दिखाई देने के लिए कांच के पृष्ठ पर फिल्म μ = 1.35 की मोटाई होगी। तो कितनी मोटाई होगी? वो होगी 1 माइक्रोमीटर। 17 की बात करेंगे, न्यूटन वलय देखे जाते हैं। तो न्यूटन वलय जो देखे जाते हैं वो केवल परावर्तित भाग में देखे जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। कांच की दो प्लेटों के बीच तेल की एक पतली फिल्म है, स्टोक्स के नियम अनुसार कालांतर पाई आता है। तो स्टोक्स के नियम अनुसार कालांतर जो आता है वो केवल फिल्म के ऊपरी पृष्ठ से परावर्तित तरंग में आता है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है, न्यूटन वलय प्रयोग में आवश्यक है। तो न्यूटन वलय प्रयोग में जो आवश्यक है वो है, एक वर्णी विस्तृत प्रकाश स्रोत से प्रकाश फिल्म पर अविलंबित आपतित हो। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। पानी के तल पर तैरता हुआ तेल प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, तेल की परत की संभावित मोटाई होगी। तो तेल की परत की जो संभावित मोटाई होती है वो 10,000 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की बात की जाए तो 21 में लिखा हुआ है, एक समान मोटाई 10⁻⁻10 मीटर की साबुन के घोल की फिल्म पर श्वेत प्रकाश गिरता है, परावर्तित भाग में वह दिखाई देगी। तो परावर्तित भाग में वो दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। खा इसका उत्तर है। फिर 22 की बात करें, न्यूटन वलय प्रयोग में समतल प्लेट व लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 के बीच अपवर्तनांक 1.68 की बूंदें डालने से होता है। तो क्या होता है? तो वलय अंदर की ओर सिकुड़ते दिखाई देंगे। तो का इसका उत्तर है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है, फ्लिंट कांच की प्लेट पर क्राउन कांच का समतल उत्तल लेंस रखकर उनके बीच वायु के स्थान पर सासाफ्रास तेल की 2 बूंदें डालने पर न्यूटन वलय क्या होगा? अंदर की ओर सिकुड़ते हैं, बाहर की ओर सिकुड़ते हैं, अंदर की ओर सिकुड़ते हैं, केंद्र अदीप्त स्थान पर दीप्त हो जाता है, अंदर की ओर सिकुड़ते हैं, क्या होता है?
तो 23 का जो आंसर है वो होगा अंदर की ओर सिकुड़ते हैं तथा सभी अदीप्त वलय दीप्त वलय अदीप्त हो जाते हैं। तो अदीप्त वलय दीप्त हो जाते हैं और दीप्त वलय अदीप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है न्यूटन वलय प्रयोग में वलयाकार फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। तो वलयाकार जो फ्रिंजें प्राप्त होती हैं वो आयाम विभाजन द्वारा होती हैं। तो का इसका राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो वेज रूपी फिल्म में फ्रिंज चौड़ाई होती है। तो फ्रिंज जो चौड़ाई होती है वो लैम्डा अपॉन 2 माइक्रो थीटा होती है। का इसका उत्तर है। वेज फिल्म में प्राप्त फ्रिंजों की आकृति होती है। तो वेज फिल्म में जो प्राप्त फ्रिंजों की आकृति जो होती है वो कितनी होती है? तो सरल रेखीय होती है। गा इसका उत्तर है। फिर 27 की बात करेंगे तो न्यूटन फ्रिंजें होती हैं। न्यूटन फ्रिंजें जो होती हैं वृत्ताकार तथा फिल्म में स्थानीकृत होती हैं। फिर 28 क्वेश्चन नंबर 28 में है। क्वेश्चन नंबर 28 में एन वी अदीप्त न्यूटन रिंग का व्यास डी एन का सूत्र। तो डी एन का जो सूत्र है वो है खा डी एन का स्क्वायर बराबर 4 लैम्डा आर एन। फिर 29 की बात करें न्यूटन वलय प्रयोग में तरंग दैर्घ्य मापन का सूत्र। तो तरंग दैर्घ्य मापन का जो सूत्र होता है वो गा होगा लैम्डा बराबर डी एन प्लस 2 का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर बट्टे 4 पी आर। फिर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें माइकलसन व्यतिकरण मापी में फ्रिंजें बनती हैं। तो माइकलसन व्यतिकरण मापी में फ्रिंजें जो बनती हैं सबसे पहले वृत्ताकार और अनंत पर बनती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें माइकलसन व्यतिकरण मापी में प्रतिकारी प्लेट का कार्य है। तो क्या कार्य है? तो वो कार्य है दोनों व्यतिकारी तरंगों के बीच कलांतर प्रतिकार करना। तो कंपनसेट करना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 32 की बात करेंगे। की बात करें तो माइकलसन व्यतिकरण मापी में यदि दृष्टि क्षेत्र से वन फ्रिंज गुजरती हैं तो गतिशील दर्पण का विस्थापन होगा। तो गतिशील दर्पण का जो विस्थापन होगा वो कितना होगा? तो वो होगा आपका लैम्डा अपॉन 2 खा। 33 की बात करें 1 मीटर तुल्य है। तो 1 मीटर तुल्य है किसके तुल्य है? तो 1 मीटर जो है आपका वो कैडमियम प्रकाश की लाल तरंग दैर्घ्य का 1553163.5 गुना। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में है माइकलसन व्यतिकरण मापी से किसी वर्णक्रम रेखा की मोटाई डेल्टा लैम्डा ज्ञात करने के प्रयोग में यदि दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों में विपर्यास समाप्त करने के लिए दर्पण M1 का विस्थापन x करना होता है तो वर्णक्रम रेखा की मोटाई डेल्टा लैम्डा होती है। तो वो कितनी होती है? तो वो होती है लैम्डा स्क्वायर बट्टे 2x। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ट्यूमैन ग्रीन व्यतिकरण मापी के लिए सही कथन। तो वो कौन सा है? वो है आपका इसमें प्रयुक्त प्रकाश स्रोत एक वर्णी लेकिन बिंदु सदृश होता है। फिर 36 की बात करें 2 प्लेटों के बीच वायु फिल्म से बहुलपुंज व्यतिकरण में आयाम विभाजन द्वारा पारगत भाग में व्यतिकारी तरंगों के आयामों में अनुपात होता है। तो अनुपात जो होता है वो 1 अनुपात r स्क्वायर अनुपात r क्यू होता है। फिर 37 की बात करें फेबरी पेरो व्यतिकरण मापी में किन्हीं 2 क्रमागत व्यतिकारी तरंगों में कलांतर होता है। तो वो कलांतर जो होता है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू 2t cos r होता है। फिर 38 की बात करेंगे
फेरो व्यतिकरण मापी के लिए सत्य कथन। तो सत्य कथन जो होता है, अदीप्त फ्रिंज पर तीव्रता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, बल्कि इसका मान प्लेटों के परावर्तक गुणांक पर निर्भर करता है। 39 की बात करते हैं। 39 में है फेबरी पेरो व्यतिकरण मापी में फ्रिंजों का तीक्ष्णता गुणांक f का व्यंजक है। तो 39 का होता है ये f बराबर होता है 4r/1 - r का होल स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो फेबरी पेरो व्यतिकरण मापी में फ्रिंजों की अर्ध चौड़ाई होती है। तो अर्ध जो चौड़ाई होती है वो होती है 2(1 - r/√r। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। फेबरी पेरो फ्रिंजें होती हैं। तो फेबरी पेरो फ्रिंजें जो होती हैं वो समान झुकाव की समकेंद्रिक वृत्ताकार फ्रिंजें होती हैं। तो का इसका राइट है। 42 की बात करें फेबरी पेरो व्यतिकरण मापी में फ्रिंज की तीक्ष्णता। तो फ्रिंज की जो तीक्ष्णता है वो परावर्तक गुणांक के बढ़ने पर बढ़ती है। फिर उसके बाद 43 की बात करें तो 43 में टोलांस्की फ्रिंजें होती हैं। तो टोलांस्की फ्रिंजें जो होती हैं समान वर्णक क्रम की फ्रिंजें होती हैं। हेडिंजर फिल्में प्राप्त होती हैं। तो वो है माइकलसन व्यतिकरण मापी में। तो इस प्रकार आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जिससे कि आपका तो भला हो, दूसरों का ही भला हो सके। क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि हम ऑनलाइन स्टडी मटेरियल देते रहें आपको और आपकी मदद करते रहें। तो मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ। तो जब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।